हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे और हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आई एम बैक विथ द नेक्स्ट वीडियो ऑन द फंडामेंटल राइट्स। वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल 12 एंड 13 इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 14। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। यानी कि जो राज्य है, स्टेट का मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 में बताया था, तो यहाँ पर स्टेट का मीनिंग वही है जिसमें सारी गवर्नमेंट बॉडीज और गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आ जाती हैं। तो स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज यानी कि विधि का समान संरक्षण, इन दो बातों से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। अब ये तो हो गई बात लिखा है, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसकी, लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है वो समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इन दो बातों का मतलब, जो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर पे, एक तो ब्लू कलर में इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये दो बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस आर्टिकल का। और मैं कहूँगा मैं क्या कहूँगा, ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि आर्टिकल नंबर 14 जो है, दिस इज द मोस्ट important article among all the articles present in the part 3rd of the constitution which contain fundamental rights। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को अब हम समझने वाले हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ जो लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। दोस्तों आइए समझ लेते हैं व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता, ये जो टर्म है ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है समझने में जितनी जो नेक्स्ट टर्म है हमारी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो है। तो इसको समझते हैं पहले। ओरिजिन ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, यानी कि हमने, हमारा जो संविधान है उसमें हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, तो इसका ओरिजिन हो गया ब्रिटिश। अब ये क्या है वो समझ लेते हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। हर व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, कानून के सामने सब बराबर है। चाहे वो एक गरीब इंसान हो, चाहे वो कोई नेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सब लोग कानून की नजर में बराबर हैं। ठीक है। नो वन इज अबाउ द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दोस्तों, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई क्राइम करते हैं, कोई स्पेसिफिक क्राइम करते हैं, या फिर कोई एक सामान्य जो सिटीजन है इंडिया का वो उस क्राइम को करता है, तो दोनों के लिए सेम प्रावधान है, दोनों को सेम पनिशमेंट दी जाएगी। तो यही समझाता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, यानी कि विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। People who are in similar situations must be treated equally, but people in different situations can be treated differently। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुणाल, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। अब जो श्याम है वो रिच है, एजुकेटेड है, उसके पास सभी रिसोर्सेस है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, सब कुछ है। लेकिन जो कुणाल है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास ना अच्छे रिसोर्सेस हैं, उसके पास अच्छा घर भी नहीं है रहने को, और उसके पापा जो है वो भी उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है। तो कुणाल के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की भी उसे ज़रूरत है और एजुकेशन वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये दो लोग आपस में इक्वल कैसे होंगे, मुझे आप बताइए। गवर्नमेंट को इन दोनों लोगों को इक्वल करने के लिए कुणाल के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि कुणाल जो है उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो खुद इस लायक नहीं है कि वो आगे बढ़ सके अपने जीवन में और एजुकेशन ले सके। ठीक है। और अपना जो है जीवन में आगे बढ़ सके। तो
सरकार जो है, हमारी जो सरकार है, वो समाज के अंदर ऐसे लोगों को जो कि फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए विशेष प्रावधान देती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं रिज़र्वेशन पॉलिसी है, या फिर पुअर पीपल जो है हमारे कंट्री के, पुअर सिटीज़न्स जो है उनके लिए विशेष पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, स्कीम्स लाई जाती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़ हों, या फिर फ्री राशन कार्ड की पॉलिसीज़ हों, या फिर हाउसिंग की स्कीम्स हों। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये पुअर लोगों के लिए हैं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकें, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, अच्छा घर मिल सके, ताकि वो लोग भी बाकी लोगों के इक्वल आ सकें, और इस प्रकार से जो है इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो एग्जिस्ट कर सके। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये हमें मिलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के इस प्रावधान से, जो हमारे संविधान में है आर्टिकल 14 के अंदर, जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि जो लोग समान स्थिति में नहीं हैं उनके खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए जो है सेम ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, उनके लिए जो है विशेष प्रावधान लाए जा सकते हैं, जो लोग वंचित हैं, जो लोग कमजोर हैं, ताकि उन्हें भी समाज में ऊपर उठाया जा सके और इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है वो सचमुच में एग्जिस्ट कर सके। तो की आइडिया क्या है? सेम सिचुएशन सेम ट्रीटमेंट, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट बट फेयर ट्रीटमेंट। दोस्तों कुछ और भी एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 के, जैसे आर्टिकल 361 जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को इम्यूनिटी प्रदान करता है। आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर्स अपनी टर्म पूरी नहीं कर लेते, उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट केस नहीं चलाया जा सकता है और कोई कोर्ट हियरिंग्स नहीं की जा सकती है, और किसी भी कोर्ट ऑर्डर पर उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे एमपीज़ और एमएलएस को भी इम्यूनिटी दी गई है। जब पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा हो, तो सेशन के दौरान एमपी या एमएलए के द्वारा कही गई किसी बात के लिए ये लोग कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे स्पीक इन द हाउस व्हेन द सेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को या फिर हमारे गवर्नर्स को क्यों दी गई? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये प्रावधान ना हो और कोई केस फाइल कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या फिर गवर्नर्स के खिलाफ, तो उनको बार बार कोर्ट में जाना पड़ेगा हियरिंग्स के लिए। ठीक है, और इस वजह से जो है हमारे गवर्नेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो प्रेसिडेंट है हमारे या फिर गवर्नर्स है, वो बार बार कोर्ट जाएंगे, कोर्ट्स आएंगे, और इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे इन केसेस के अंदर। हो सकता है कुछ केसेस फर्जी भी हों, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि इसमें कोई केस जो है वो लंबा भी खिंच सकता है। तो इस वजह से गवर्नेंस जो है वो स्मूथली रन कर सके, इसलिए इस प्रोविजन को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा, और कुछ इम्यूनिटीज़, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया इन हायर पोस्ट को, ताकि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो है वो अपना अच्छे से काम कर सके और गवर्नेंस जो है वो स्मूथली रन कर सके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारे जो गवर्नर्स है वो ड्यूरिंग द टर्म कोई भी क्राइम कमिट कर देंगे और उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आफ्टर द एंड ऑफ देयर टर्म उनके खिलाफ सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू की जा सकेंगी और उन्हें संविधान के अनुसार, हमारे लॉ के अनुसार सज़ा दी जा सकेगी। और अंडर द आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड थ्रू द इम्पीचमेंट। तो ये रहा आर्टिकल 14 का पूरा लेखा जोखा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हर बार की तरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आर्टिकल नंबर 15 के साथ।